अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है में मैं आपकी होस्ट मुबशरा हफ़ीज़ और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह डॉक्टर वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या हाल है आपका? ठीक है आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? माशाल्लाह, यू ऑलवेज सीम सो हैंडसम एंड फिट। थैंक यू वेरी मच। फ़िटनेस का राज कुछ ख़ास नहीं है, खाना कम से कम खाना और वॉक करना, एक्सरसाइज करना। मतलब ईट एंड बिल्कुल बर्न। जी जी बिल्कुल। आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, अपनी जी डिस्कशन की तरफ। व्यूअर्स, आपको जैसा पता है कि ये जो पूरा मंथ है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो हम लोग इसी पे ही आज अपनी डिस्कशन करेंगे और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, एजुकेट करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर। और उससे पहले हम लोग ये ज़रा पूछ लेते हैं कि कैंसर एक्चुअली क्या होता है। बेसिक जो कैंसर हैं वो बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो कि एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं या म्यूटेट कर जाते हैं। तो एक जगह पे वो जब इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो वो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कैंसर। ओके, एंड हाउ डज कैंसर डेवलप? कैंसर में कुछ ऐसे सेल्स में चीज़ें चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से उनका जो डीएनए डैमेज हो जाता है। अब वो डीएनए जब डैमेज होता है तो वो उनकी जो सेल की जो नॉर्मल बाउंड्रीज़ हैं या जो नॉर्मल उनका एक पैटर्न है ग्रोथ का, वो डिस्टर्ब होता है और उसकी जो फिर कॉपीज़ बनती हैं और वो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और कैंसर तो आपने ब्रीफ कर दिया कि कैंसर क्या होता है। अब हम चलते हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट के अंदर कोई रसोली बनती है जिसकी वजह से बेसिक वही कॉन्सेप्ट है कि जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है और उसके गुच्छे बनते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल जो आर्किटेक्चर है जो उस टिश्यू का उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड व्हाट इज़ ट्यूमर? ट्यूमर जो है इट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ कि वो टिश्यू का जो गुच्छा है, ट्यूमर को हम एक ब्रॉड टर्म है। ट्यूमर्स में बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि ख़तरनाक नहीं होते हैं और इसके अलावा मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो कि जिसको हम कैंसर कहते हैं, जो कि ब्रेस्ट टिश्यू को या बाकी जगहों पे भी जा सकते हैं। अगर ये सेल्स बाकी जिस्म के किसी हिस्से में चले जाएं तो इसको हम मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं कि ये कैंसर फैल चुका है। तो डॉक्टर साहब, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर कैसे कॉज होता है? ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें एक वजह ये है कि आप ख़वातीन में ज़्यादा होता है और ये 20 साल से लेकर 50 साल की एज तक या उससे भी आगे किसी भी एज में हो सकता है। जिन फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिकली मौजूद है, यानी कि अगर किसी की नानी को, खाला को और बहन को, मदर को ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जेनेटिक्स में मूव करता है। कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि उनको हम बरका 1 और 2 जीन्स कहते हैं, वो अगर किसी फैमिली में रन कर रही हैं तो उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन की शादी देर से होती है या जिनका पहला बच्चा जो है वो 30 साल की उम्र के बाद होता है या जिन्होंने कभी बच्चा पैदा नहीं किया, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जी जी, तो रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही है, तो मज़ीद रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके? बेसिक ये तो सारी रिस्क फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। अलामात की अगर बात करें तो अलामात में ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले गिल्टी नमूदार होती है, ठीक है। ये मेन चीज़ है। इसके अलावा जो है स्किन चेंजेस हो सकती हैं, ब्रेस्ट की शेप में तब्दीली आ सकती है, उस पर सोजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कुछ वेंस जो हैं वो विजिबल हो सकती हैं, निपल से डिस्चार्ज आ सकता है, निपल के इर्द गिर्द दाने बन सकते हैं। इसके अलावा निपल जो है वो उसका टेढ़ापन हो सकता है या वो अंदर को धंस सकता है। ये सब जो अलामात हैं ये कैंसर होने की निशानी हो सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो मतलब क्या ये कंटेजियस है? नहीं, कंटेजियस बिल्कुल नहीं है। कंटेजियस का मतलब है कि किसी को लग जाता है, आप किसी के साथ कैंसर वाले मरीज़ के साथ बैठे हैं, आपको कैंसर नहीं लग सकता, तो ये कंटेजियस नहीं है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है ये ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं जी कि हम अर्ली इसको डिटेक्शन करना चाहते हैं या इसकी जल्द तशख़ीस करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सेट पैटर्न्स हैं। अगर आप ये देखें कि अगर ख़वातीन हैं उनको हमने अवेयर करना है कि अपने ब्रेस्ट के बारे में, कि उनको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन क्या होता है। एक टर्म होती है सेल्फ़ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कि आपने ख़ुद घर पे करना है। उसका तरीका ये है कि 20 साल से लेकर 40 साल की जो ख़वातीन हैं या
इसी एज से आगे हर महीने में एक दिन मुकर्रर कर रहे हैं जिस पे आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखने के लिए आप किसी भी ब्रेस्ट जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाके सीख सकते हैं, या कोई स्पेशलाइज्ड नर्स है तो उससे आप पता कर सकते हैं। ब्रेस्ट को मुआयना करने के लिए आपकी दो चीज़ें हैं, एक तो आपने उसको देखना है और महसूस करना है, ये आप इसके दो चीज़ें हैं। उससे आपको पता चलेगा कि ब्रेस्ट की शेप में कोई तब्दीली तो नहीं आई, कोई इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, आपको स्किन में चेंजेस तो नहीं नज़र आ रही, उसकी हाँ डिस्चार्ज तो नहीं नज़र आ रहा, महसूस करने पे कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई स्किन के ऊपर कोई हार्डनेस कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो इससे पता चलता है। अच्छा, ये तो आपने बता दी सेल्फ एग्जामिनेशन, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक नेक्स्ट स्टेप है। उसमें ये होता है कि आप जाके किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर के पास, किसी डॉक्टर के पास जाके प्रॉपरली उसको एग्जामिन करवाते हैं, उसको आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। वो 20 से 40 साल की उम्र तक आप अगर आपको कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रही तो आपने हर 3 साल के बाद एक दफ़ा ज़रूर करवाना है, और अगर आप 40 साल से ऊपर हो गए हैं तो फिर साल में एक दफ़ा करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये मेमोग्राम क्या होता है? मेमोग्राम एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन है जो कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए कराया जाता है। इसमें दो तरह के होते हैं मेमोग्राम्स, एक स्क्रीनिंग मेमोग्राम कहते हैं, एक हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आपको अभी तक कोई ऐसी ब्रेस्ट कैंसर कोई उसमें चीज़ें अलामात नहीं मिली, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको पता चले। उसका भी एक तरीका है कि आपने कैसे करवाना है और कब कब करवाना है। यूजली 40 साल के बाद आप हर साल अगर मेमोग्राम कराते हैं तो उससे आपको डिटेक्शन में मदद मिलती है। मतलब बेसिकली इट्स अ टेस्ट। जी, इट्स अ टेस्ट, इट्स लाइक एक्सरे। ये ब्रेस्ट टिश्यू का एक्सरे है, इसको मेमोग्राम कहते हैं। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा ये बताइए कि हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कैसे कम किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अगर उसके रिस्क की बात करते हैं तो उसमें आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें, आप अपना वज़न जो है वेट कम रखें, क्योंकि अगर वज़न बढ़ता है तो उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसी अवामिल हैं जो कि जैसे फ़ीमेल होना यानी ख़वातीन होना, ये आप इन चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके कॉज ही ओबेसिटी होता है। जी जी। तो अपने वज़न को कंट्रोल करना आई थिंक ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम इन चीज़ों के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, और कुछ और किस तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर है? इसमें देखें, ज़्यादा जो बात इम्पॉर्टेंट है वो है अवेयरनेस, कि आप इसको जितना जल्दी पिक करते हैं उतना ही अच्छा है। चीज़ों को कैंसर हम ये नहीं बता सकते कि किसको हो सकता है किसको नहीं हो सकता। कुछ लोगों में सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं मौजूद लेकिन उनमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, कुछ में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता लेकिन कैंसर हो जाता है। तो ये बहुत इसको जज करना मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या रेशो है ब्रेस्ट कैंसर, कितनी तेज़ी से फैल रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40,000 ख़वातीन कैंसर से मौत का शिकार होती हैं हर साल पाकिस्तान में। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स की तादाद मौजूद है। अच्छा, एक तो आपने बात की मेमोग्राम की, ठीक है, उसके बाद भी कोई फर्दर टेस्टिंग होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके और क्या क्या है? काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हैं। मेमोग्राम होता है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का किया जाता है, MRI की जाती है, इस तरह के मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं जिससे हमें तशख़ीस में मदद मिलती है। तो रिलायबिलिटी कितनी है मेमोग्राम की? मेमोग्राम बेसिकली एक एक्सरे है जो कि टिश्यूज़ का किया जाता है। इस पे ब्रेस्ट की डेंसिटी कैसी है, ट्यूमर का साइज़ कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर रेडियोलॉजिस्ट जो कि उसको रीड करता है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। ये सारी चीज़ें उस पर रिलायबिलिटी बेस करती है। जी, आपने बात की कि अल्ट्रासाउंड भी हेल्प करता है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने में, तो वो किस तरह से हेल्प होती है उससे? अगर ब्रेस्ट में कोई गिल्टी है, हाथ लगाने से अक्सर औकात पता नहीं चलता कि ये जो है वो कोई सिस्टिक स्वेलिंग है या ये सॉलिड है, तो अल्ट्रासाउंड हमें मदद देता है कि हम उससे पता चला सकें कि ये सॉलिड है या सिस्टिक है। अगर ब्रेस्ट में सिस्ट है तो उसको अल्ट्रासाउंड की मदद से एस्पिरेट यानी कि उसमें से वो मवाद निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। और नॉर्मली ये जो सिस्ट होती हैं ये बिनाइन होती हैं, ख़तरनाक नहीं होती। और अगर 1 से 2 बार आप इसको एस्पिरेट कर रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं हो रही, वो सेटल नहीं हो रही, तो फिर उस सिस्ट को निकाला जा सकता है।
डॉक्टर साहब, ये ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी क्या चीज़ होती है? बायोप्सी का मतलब है कि आप जो सस्पिशियस एरिया है उसको आप वहाँ से एक टुकड़ा लेते हैं और उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बायोप्सीज़ होती हैं। एक फ़ाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, उसमें सिर्फ कुछ सिरिंज की मदद से सेल लिए जाते हैं, उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इसके अलावा कोर नीडल बायोप्सी होती है, उसमें टिशू की ख़ास थिकनेस होती है, उसको लिया जाता है, उस पर टेस्ट भी किए जाते हैं, उसको लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप में देखा भी जाता है। तीसरी बायोप्सी की जो टाइप है वो सर्जिकल बायोप्सी है कि हम कट लगा के उस पूरे के पूरे टिश्यू को निकालते हैं और उस पर रिज़ल्ट्स उसके बाद बेस करते हैं। ठीक है, जो कोर नीडल बायोप्सी है और सर्जिकल बायोप्सी है ये ज़्यादा की जाती है ब्रेस्ट के अंदर, और ये डिपेंड करता है कि बाद में आपके रिज़ल्ट्स उस पर कैसे आते हैं। तो बायोप्सी से पता क्या चलता है एक्चुअली? बायोप्सी से एक तो ये पता चलता है कि ये इस जो हमने मवाद निकाला है या जो वो गिल्टी थी वो उसकी नेचर क्या है। ठीक है, वो बिनाइन भी हो सकती है, बिनाइन का मतलब है ख़तरनाक नहीं है। ठीक है, और उसमें मिलिग्नेंट भी हो सकती है जो कि ख़तरनाक जो कैंसर होता है। ठीक है, उसमें अगर वो कैंसर आ जाता है तो उसमें फिर हमने ये देखना होता है कि उसका ट्यूमर का ग्रेड क्या है, उसकी ग्रोथ का रेट कैसा है, किस टाइप का ट्यूमर है, और फिर उसके ऊपर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि उसमें हम किस चीज़ से उसका इलाज कर सकते हैं। सर्जिकल बायोप्सी की जहाँ तक बात है, उसमें जब सर्जन उस गिल्टी को निकालता है तो उसमें वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि वो उस गिल्टी के साथ साथ कुछ नॉर्मल टिश्यू भी निकाले ताकि उसको एक मार्जिन क्लियर मिले। तो जब अब सर्जिकल बायोप्सी भेजते हैं तो पैथोलॉजिस्ट जो इसको मुआयना करता है माइक्रोस्कोप में वो ये देखता है कि जी इसके मार्जिन कैसे हैं। अगर मार्जिन जो है वो नेगेटिव का मतलब ये है कि वो जो सारा निकाला है उसमें नॉर्मल टिश्यूज़ आए हैं, वो कैंसर जो है उस नॉर्मल टिश्यू के अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, वो नेगेटिव मार्जिन है। अगर आपने गिल्टी निकाली है लेकिन उसके साथ आपके जो मार्जिन है वो उसमें आ रहा है ट्यूमर, तो वो पॉजिटिव मार्जिन हो जाएगा। उसके लिए फिर दोबारा सर्जरी या रेडियोथेरेपी कोई भी फॉर्म की ट्रीटमेंट करनी पड़ जाती है। ठीक है, फिर कुछ होता है कि जी मार्जिन है लेकिन कम है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रीटमेंट पे असरअंदाज होती हैं, ट्रीटमेंट चेंज होती है उसके मुताबिक। तो जब ये सारे टेस्ट डिटेक्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, तो उसका जब रिज़ल्ट का वेट करना पड़ता है तो आप पेशेंट को क्या प्रेस्क्राइब करते हैं? वेट से पहले एक मैं और बात करूँगा कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो ख़ास अगर कैंसर आ गया है, जैसे वो रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर हैं, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स हैं, HER2/neu कुछ एक प्रोटीन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर में हमें मदद मिलती है कि हमने इसका इलाज फ़र्दर कैसे करना है। जहाँ तक रही बात बायोप्सी रिज़ल्ट्स के वेट करने की, तो उसमें ये होता है कि हम मरीज़ को ये कहते हैं कि आप तसल्ली रखें। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लें, स्ट्रेस का लेवल अपना कम रखें, अपने आप को बिल्कुल साइको एनालिसिस अपना करें कि किस तरह से आपने इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है एक्स्ट्रा परेशानी से। ठीक है, इसके अलावा आप ये करते हैं कि आप अपने आप को बाहर घूमें फिरें, अच्छा खाना खाएं, फिर आप उन लोगों से मिलें। अगर फैमिली में आपके किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप उनसे जाके बात करें कि उन्होंने ये पीरियड, ये वक्त, ये कैसे गुजारा था जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद का टाइम। उससे आपको एक तसल्ली भी मिलती है और आपको पता चलता है कि जी आपको किस तरह से बिहेव करना है। विल पावर जो जी, विल पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सी बायोप्सीज़ ऐसी होती हैं, हर बायोप्सी 100% कैंसर नहीं उसमें रिज़ल्ट आता। ठीक है, तो आप ये माइंड में रखें कि कम से कम 20% केसेस में बायोप्सी में कैंसर निकलता है, बाकी बिनाइन होती हैं। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कैंसर डिटेक्ट हो भी गया तो अगर अर्ली है तो उसमें उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और अगर थोड़ा सा एडवांस भी है तो उसमें ऐसी बहुत सी हमारी रिसर्च और एडवांसमेंट्स आ गई हैं कि उस बीमारी से जो है हम फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आपने बात की थी रिसेप्टर्स के ऊपर, तो रिसेप्टर्स कितने पॉजिटिव होते हैं और इनसे क्या पता चलता है? दो रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये है कि हार्मोन थेरेपी जो है वो ज़्यादा उसका रिस्पांस अच्छा होगा। जैसे जैसे ये इनका नेगेटिव हो जाते हैं या इनमें कम होते हैं तो उससे रिस्पांस भी कम होता है। अगर ER/PR दोनों पॉजिटिव हैं तकरीबन 70% से ज़्यादा रिस्पांस रेट होता है। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट
ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स होती हैं या फिर ये बस एक ही तरह का बस लंप होता है जो कि मुख्तलिफ़ तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो डक्टल कार्सिनोमा है, जो कि ब्रेस्ट की जो डक्ट्स होती हैं उसमें से डेवलप होता है। इसके अलावा लॉबुलर कैंसर होता है जो कि जो लॉब्यूल्स हैं या मिल्क सैक्स हैं उनसे डेवलप होता है। इसके अलावा मेटास्टैटिक कैंसर्स होते हैं जो बॉडी में फैल जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कैंसर्स होते हैं। ये सारे ब्रेस्ट की मुख्तलिफ़ टाइप के कैंसर्स हैं। तो क्या इनकी कोई रूट्स होती हैं या फिर अगर एक ही दफ़ा इनका ट्रीटमेंट किया जाए तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? कैंसर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको जो है वो अगर तो अर्ली स्टेज पे आया तो आप सर्जरी करते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स देते हैं तो उसको आप कर सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर एडवांस स्टेज पे आ गए तो फिर आप उसको क्योर नहीं कर सकते। ठीक, ये एडवांस स्टेज क्या होता है, इसको ब्रीफ कीजिए। एडवांस स्टेज का मतलब है कि जो कैंसर है वो बॉडी में फैल चुका हुआ है। कैंसर अब कहाँ कहाँ फैल सकता है? बोन्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, लिवर में जा सकता है। तो जिस जिस ऑर्गन में जाता है उसके मुताबिक वहाँ पे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। जैसे अगर ब्रेन में कैंसर चला गया तो आपको विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है। इसके अलावा अगर बोन में चला गया तो बोन में बोन पेन्स होते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं कि माइनर सी चोट लगी है तो उससे फ्रैक्चर हो गया है। इसके अलावा अगर लिवर में चला गया है तो उससे जॉन्डिस हो सकता है और बॉडी पे इचिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें अलामात हैं इसकी। तो पेन की आप बात कर रहे थे, तो क्या जब ब्रेस्ट कैंसर का ये लंप जब बनता है क्या उसमें पेन होता है? पेन जो है बेसिकली इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कैंसर। बहुत कोई एडवांस स्टेज हो जाए तो उसमें अगर अल्सरेशन होगी या वो फंगेट कर रहा है और उसमें पेन हो सकती है, लेकिन एज सच ब्रेस्ट लंप के अंदर पेन नहीं होती। अगर पेन ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम कैंसर से उसको वो कर सकें। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर में मुख्तलिफ वो हैं ऑप्शंस हो सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन है, इसके अलावा रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, फिर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि दी जाती हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। तो क्या ये प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है या फिर बस फ्यू मंथ्स के लिए होता है? डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज कैसे। जैसे अगर आप स्टेज 0 या 1 की बात करते हैं, स्टेज 0 उसको कहते हैं कि जी अभी कैंसर डेवलप हुआ है और अपनी कन्फाइन से बाहर नहीं आया। स्टेज 1 है कि वो डक्ट के अंदर ही मौजूद है। तो इसमें तकरीबन क्लोज टू 100% इसके 5 ईयर सर्वाइवल रेट है कि 5 साल अगर लोगों को कैंसर होता है तो उसमें से 99 से 100 लोग ही 5 साल तक सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेज 2 की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 80% तक लोग 5 ईयर तक सर्वाइवल रेट है। स्टेज 3 में आते हैं तो तकरीबन 50-55% है, और अगर आप स्टेज 4 पे जो कि एडवांस डिजीज़ है उसमें भी तकरीबन 20-22% तक 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। तो क्या ये कीमोथेरेपी इसके लिए ज़्यादा अफेक्टिव कौन सी थेरेपी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? जो थेरेपी है उसमें हम इसके बहुत सी अवामिल हमें देखने पड़ते हैं कि उसकी टाइप क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसमें रिसेप्टर्स कैसे हैं, उसमें रिसेप्टर पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उसमें HER2 न्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड। ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है और ये हम लोग सर्जन्स जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के बाद हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं जो कि ये सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इनको टारगेटेड थेरेपी चाहिए, इनको हार्मोनल थेरेपी चाहिए या इनको कीमोथेरेपी चाहिए। ठीक, स्टेज 1 और 2 के लिए यूजुअली जो है वो कीमोथेरेपी नहीं चाहिए होती है, हार्मोनल थेरेपी से ही काम चल जाता है या टारगेटेड थेरेपी से काम चल जाता है। अगर एडवांस डिजीज़ है तो उसके लिए किया जाता है, डेफिनेटली किया जाता है। जहाँ तक बात रही कि सर्जरी में ये है कि आप उस लोकलाइज डिजीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या तो पूरे ब्रेस्ट को रिमूव किया जा रहा है। ये लम्पेक्टमी का मतलब है कि उस ट्यूमर और उसके साथ नॉर्मल कुछ टिश्यू को निकाल दिया जाए और एक्सिलरी क्लियरेंस या सैम्पलिंग होती है कि बगल में जो गिल्टियाँ हैं उनको निकाला जाता है ताकि पता चले कि कैंसर वहाँ तक फैला है या नहीं है। अगर
एडवांस स्टेज 4 डिज़ीज़ है तो उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी चूँकि ब्लड में के ज़रिए दी जाती है तो उसमें वो पूरे जिस्म में फैलती है, ठीक है। अगर रेडियोथेरेपी की आप बात करते हैं तो रेडियोथेरेपी उस एरिया को टारगेट करती है, जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं वहीं पे रेडियोथेरेपी मिलेगी और बाकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है? देखें जी, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आप बच तो नहीं सकते, लेकिन आप इसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप अर्ली डायग्नोज करते हैं तो अर्ली स्टेज पे आपको, जैसे मैंने बताया कि 100% इसके 5 ईयर सर्वाइवल रेट हैं, तो जितना जल्दी पिक हो उतना ही अच्छा है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम करें और वो हर महीने में एक वक्त ऐसा रख लें। जैसे यूजली जो अच्छा वक्त ये होता है कि जी बिल्कुल, वो माहवारी के 2 या 3 दिन के ख़त्म होने के बाद आप करें और महीने में 1 दिन रखें। अगर बार बार आप करेंगे तो उससे ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी जो चेंजेस हैं वो मिस कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारी हमेशा की तरह आज भी बड़ी फ्रूटफुल सी डिस्कशन रही अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, और आपके मज़ीद कोई क्यूरीज़ या मज़ीद आप किसी टॉपिक पे हमसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, हमें ज़रूर अपने मैसेजेस कीजिए। ईमेल भी आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे मुबशरा हफीज़ को, डॉक्टर वकास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।